हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रीतम चौधरी में। ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसके अंदर हम राजस्थान के जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स हैं उनको टारगेट करके चल रहे हैं। जैसे इसमें सीईटी है, आपका ग्रेड 3 है, आरएस प्रीलिम्स है, एटसेट्रा, जिसमें जो कॉमन टॉपिक्स हैं उन्हीं को कंप्लीट कराने की जो हमारी एक सीरीज है, उसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो फिर से राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद जो है मुख्यमंत्री का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री परिषद होती है उसको लेकर के है। ये टॉपिक कॉमन है, जिन भी एग्जाम्स का मैंने नाम लिया उन सभी के अंदर, तो सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो जरूर आते हैं, चाहे वो आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड हो या फिर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हों, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। शुरू करने से पहले आई अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर इट विद ऑल, ताकि जो और लोग हैं वो भी इससे क्या कर सकें, अपना बेनिफिट ले सकें। आज के इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि मुख्यमंत्री पद और मुख्यमंत्री पद के अंदर आपकी इनकी नियुक्ति और इनके फिर कार्य क्या होते हैं, इनकी शक्तियां क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री सबसे पहले हमारा चुना जाता है एक एमएलए के रूप में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या होता है, आपका एक एमएलए होता है। तो पहली जो शपथ होती है और पहला जो चुनाव होता है, हम कह सकते हैं वो किसके रूप में होता है, एक एमएलए के रूप में। और फिर जो बहुमतधारी पार्टी होती है, जो चुनाव के अंदर जिस पार्टी को बहुमत मिला है, वो अपने में से किसी एक को नेता चुनती है और उसको रिप्रेजेंट करती है मुख्यमंत्री पद के लिए। और उसको फिर मुख्यमंत्री नियुक्त कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ये लास्ट क्लास में भी मैंने इंडिकेट किया था कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री पद की उनकी नियुक्ति होती है, चुनाव उनका एमएलए के रूप में होता है। तो अगर कभी आपको एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखा हो तो उसमें ये चीज शब्द आप ध्यान में रखेंगे, चुनाव होता है वो एमएलए के लिए होता है और नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री पद के लिए होती है। तो यही मैंने लिखा है, नियुक्ति कौन करते हैं, गवर्नर यानी कि राज्यपाल करते हैं। और इस चीज का वर्णन किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 164 में दिया हुआ है। ये आर्टिकल भी आपको इक्वली याद होना चाहिए, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। होता कौन है, बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। नोट यानी कि ध्यान देने लायक बात यह है अपनी कि दिल्ली के अंदर जो सीएम होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं, वहां पे गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल नहीं करके उनकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट जो है वो करते हैं प्रेसिडेंट या फिर जिनको राष्ट्रपति के तौर पे हम जानते हैं हिंदी मीडियम में। और इसके लिए जो स्पेसिफिक आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 239A। ये आपको स्टार मार्क करके अपने नोट्स में याद रखना है। नोट्स आपके जो हैं ये सेम टू सेम नोट्स जो हैं आपके टेलीग्राम चैनल का नाम, जैसे कि कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास में कि टेलीग्राम कौन सा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, लर्न विद प्रीतम चौधरी, और उसमें यही मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ओके, तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली सीएम की। तो देखिए, दिल्ली के जो सीएम है इनमें आपको दो चीजें याद रखनी है। दिल्ली सीएम की नियुक्ति तो करते हैं राष्ट्रपति, जबकि राजस्थान के सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, राजस्थान के राज्यपाल। दिल्ली सीएम को पद की शपथ कौन दिलाते हैं, एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल। ये चीज हमें अलग से एक दिमाग में रखनी है, याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे कौन दिलाता है मुख्यमंत्री पद की शपथ, राज्यपाल दिलाते हैं। शपथ किस चीज की होती है, पद और गोपनीयता की, यानी कि एक तो होती है आपकी ऑफिस की, जिसके अंदर हमारे राज्य के हित में कार्य करते हुए
सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, यानी कि निर्णय जो निर्माण है या नीति निर्माण की जो प्रक्रिया वो सोवरेन रहेगी। इंटीग्रिटी यानी कि एक निष्ठता के साथ में काम किया जाएगा, इसकी शपथ दिलाते हैं। और दूसरी होती है गोपनीयता की, यानी कि सीक्रेसी ऑफ द ऑफिस जो है, मुख्यमंत्री ऑफिस के अंदर भी जो कार्य हो रहे हैं वो एक मुख्यमंत्री एक दल के अंदर होते हुए भी उस दल के साथ में सारी चीजें शेयर नहीं करेगा। एक मुख्यमंत्री पद के तौर पे जो कार्य करने होते हैं वो अलग से मेंटेन रखेगा उसकी सीक्रेसी अपने खुद की पॉलिटिकल पार्टी से। ये इस चीज का मीनिंग होता है पद और गोपनीयता की शपथ का। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है एक पर्सन ए जो कि सीएम है तो वो क्या करे कि इस ऑफिस में, सीएम के ऑफिस में जो उसने काम किए हैं वो सारे के सारे जाकर के वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो भी है, तो उसके साथ में वो क्या नहीं कर सकता, उनको डिस्कस नहीं करेगा एज इट इज। ये मतलब होता है गोपनीयता मेंटेन रखने का। अब बात करते हैं हम मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य, यानी कि कहां कहां पे सीएम जो हैं वो राज्य के अंदर अपने पद के आधार पर नीति निर्माण के अंदर, साथ ही में अपने ही राज्य के अंदर वो विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स में कौन कौन सा काम प्रमुख तौर पे करते हैं और उनकी क्या शक्तियां होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया के अंदर उनकी जो शक्तियां एवं कार्य हैं उनमें सबसे पहले कार्यकारी यानी कि आपकी एग्जीक्यूटिव पावर की हम बात करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किसकी पावर्स डिस्कस की थी, हमने डिस्कस की थी राज्यपाल की। राज्यपाल की कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव पावर्स में सबसे पहले हमने डिस्कस की थी जो नियुक्तियों वाली, जिसमें वो आरपीएससी अध्यक्ष, मेंबर, इस प्रकार से सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सब की नियुक्तियां करते हैं। कोई शपथ दिलाने वाली, नामांकन वाली, इस तरीके से हमने उनकी शक्तियों को डिस्कस किया था। तो उसी दृष्टि से तो देखिए कार्यकारी पावर के अंदर कौन कौन सी आती हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो सीएम की कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो राज्यपाल को नियुक्तियों हेतु सलाह देना। राज्यपाल जो भी नियुक्तियां कर रहे थे जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उन सभी अपॉइंटमेंट्स के लिए राज्यपाल को सलाह कौन देते हैं, आरपीएससी का अध्यक्ष कौन होगा, इसकी सलाह कौन देंगे, सीएम और उनके मिनिस्टर्स देंगे। इसी प्रकार से अन्य जो नियुक्तियां कर रहे थे राज्यपाल, उनकी भी नियुक्तियों की सलाह कौन देते हैं, वो हमारे सीएम देते हैं। नेक्स्ट, इनकी कार्यकारी शक्तियों में क्या आता है आपका, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, पोर्टफोलियो अलोकेशन। देखिए सबसे पहले सीएम का अपॉइंटमेंट होता है और फिर सीएम के कहने पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर पर्सन ए को होम मिनिस्ट्री दी जाएगी, पर्सन बी को पंचायती राज मिनिस्ट्री दी जाएगी, पर्सन सी को कौन कौन सी अलग दी जाएगी, समाजकारिता विभाग दिया जाएगा। तो किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो अलोकेशन। और ये कौन करता है, ये हमारे सीएम करते हैं। सीएम के द्वारा ही पोर्टफोलियो अलोकेशन किया जाता है। नेक्स्ट, इनका काम होता है मंत्रियों को गाइड करना, यानी कि नीति निर्माण या फिर कोई भी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित या अन्य कोई भी कार्य होता है तो उस दौरान मंत्रियों को गाइड करते हैं, मंत्रियों को कंट्रोल भी करते हैं। ये आप और हम देखते होंगे कि बहुत बार न्यूज़पेपर में ये बात आती है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी मंत्री या कोई भी जो विधायक होगा वो पब्लिक के अंदर या मीडिया के अंदर ऐसे कोई बयान नहीं देगा, कोई बात को इस तरीके से डिस्कस नहीं किया जाएगा जब तक कि वो बात मंत्रिमंडल में डिस्कस ना हो जाए। तो एक तरीके से कंट्रोल भी करते हैं। और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वय स्थापित करना। मान लीजिए कोई एक स्कीम है, इस स्कीम के लिए आपको दो विभागों की आवश्यकता है, एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरा है आपका मान लीजिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट। इस स्कीम के अंदर जैसे कि हम बच्चों में कुपोषण दूर करने से संबंधित अब बच्चों में कुपोषण दूर करना है तो इसके लिए कोई एक स्कीम चलाई गई कि बच्चों के लिए एक सुपोषण अभियान चलाया गया।
अब उसके अंदर कौन कौन सी चीजें, कोई टेबलेट आयरन जिंक एटसेट्रा की कोई टेबलेट देनी है, खाने पीने का कुछ देना है, कुछ प्रोटीन के प्रोडक्ट देने हैं, ये सब तो कौन सा डिपार्टमेंट देख रहा है? हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहा है। लेकिन बच्चों को वो दिलाया कहाँ पे जा रहा है? स्कूल्स में दिलाया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हो गया। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री, इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करके एक स्कीम को सक्सेसफुल बनाना है। तो वो समन्वय स्थापित करने का काम कौन करते हैं? वो करते हैं हमारे सीएम महोदय। ये इसका मीनिंग होता है कोऑर्डिनेट करने का। नेक्स्ट, इनका फंक्शन मंत्रिमंडल व राज्यपाल के बीच में एक कड़ी या लिंक के रूप में कार्य करते हैं। हमारे जो राज्य के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्रिमंडल होता है, उसके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सारे के सारे जो मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी डिसीजन लिया तो जा करके ये डिसीजन जो हमारे गवर्नर होते हैं उनको कौन बताते हैं? सीएम बताते हैं। गवर्नर को उस डिसीजन के बारे में अवगत कौन कराता है? सीएम कराता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में एक जो लिंक का काम करते हैं वो कौन करते हैं? सीएम महोदय करते हैं। विधायी शक्तियां एवं कार्य, राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने और सत्र अवसान के लिए ये क्या करते हैं? सलाह देते हैं। ये राज्यपाल से कहते हैं कि अब आप सत्र को आहूत कीजिए, यानी कि सत्र बुलाइए, और उसके लिए नोटिफिकेशन जारी होता है। इसी तरीके से कोई जो सत्र चल रहा होता है, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे वो आपका कोई भी शीतकालीन सत्र हो, मॉनसून सत्र हो, उसको खत्म करने का, प्रोरोग करने का, सत्रावसान को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन, तो वो सारा का सारा किसकी सलाह पे किया जाता है? सीएम महोदय की। और वो फाइनलाइज करके अपनी तरफ से अनाउंस कौन करते हैं? वो गवर्नर महोदय करते हैं। तो ये आता है इनकी विधायी शक्तियों में। विधायी शक्तियों का मतलब होता है जो कि इनकी विधानसभा में जो पद होता है उससे रिलेटेड शक्तियों की हम बात कर रहे हैं। तो उस कड़ी के अंदर पहली शक्ति हमने डिस्कस कर ली, जो कि है सत्र बुलाने और सत्र अवसान के लिए किसको सलाह देते हैं? राज्यपाल को। यहाँ पे कीवर्ड कौन से हैं? राज्यपाल हैं। सत्र बुलाना यानी कि सत्र को आहूत करना भी बोलते हैं इसको, और सत्र अवसान यानी कि जो प्रोरोग करना होता है, सत्र को खत्म करना होता है, उसको बोलते हैं। विधानमंडल से सरकार की नीतियों एवं योजनाओं की घोषणा करना। विधानसभा के पटल पे, जैसे कि मैं अभी इस क्लास में मौजूद होकर के इस पटल से कोई बात बोल रही हूं, इसी तरीके से सरकार की पूरी जो सत्ताधारी सरकार की तरफ से विधानसभा के पटल पे सरकार की ओर से बनाई गई नीतियों और घोषणाओं को कौन बताते हैं? मुख्यमंत्री महोदय बताते हैं पूरी सरकार के बिहाफ पे। इनकी क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। मंत्रिमंडल मीटिंग की अध्यक्षता करना। जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, यानी कि आपका एक कहें हम मंत्रिमंडल या हम कह दें मंत्री परिषद, इसकी क्या करते हैं? ये जब भी मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता करते हैं। विधानसभा में बजट प्रस्तुत करना, ये आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर भी बजट प्रस्तुत कौन करते हैं? मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो विधानसभा के अंदर बजट प्रस्तुत करते हैं। बजट सत्र के अंदर प्रत्येक जो 28 फरवरी है, अभी वो कन्वेंशन बनी हुई है कि उस दिन क्या किया जाता है? राज्य के अंदर बजट प्रस्तुत किया जाता है, सेंटर का अलग है। तो ये है हमारे एक सीएम पद की विधायी शक्तियां। अब हम न्यायिक कार्यों की बात करते हैं। देखिए, एक्चुअल में जो न्यायिक कार्य है वो किसके नाम पे किए जाते हैं? वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अनुच्छेद 161 जो है, आर्टिकल 161 है, इसके तहत राज्यपाल को पावर ऑफ पार्डन यानी कि जो माफ करने की जो शक्ति है वो मिली हुई है। लेकिन राज्यपाल ये जो माफी की जो शक्तियां हैं, जिसके अंदर सजा को छोटा करना, सजा को चेंज करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसका प्रत्येक मीनिंग हम समझ चुके हैं, वो शक्तियां खुद राज्यपाल किसकी सलाह पे लेते हैं? वो
सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर उनको सीएम की ही सलाह सफिशियंट होती है तो उस जगह पे सीएम, अदरवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, जो मंत्रिमंडल भी आप कहते हैं पॉपुलरली, तो मंत्रिमंडल की सलाह या सहायता से लेते हैं। तो उसमें भी कौन होते हैं, मंत्रिमंडल के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, सीएम। तो दोनों ही केस के अंदर सीएम जो है इनके लिए क्या होते हैं, सलाह देने के लिए उपस्थित होते हैं जब भी राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्ति पावर ऑफ पार्डन अनुच्छेद 161 के तहत प्रयोग में लेते हैं। अब आते हैं इनके प्रशासनिक कार्य एवं शक्तियां। विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, जिस प्रकार से विभिन्न मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, समन्वय स्थापित कर रहे थे, उसी प्रकार से प्रशासनिक कार्यों के दौरान भी विभिन्न विभागों के बीच में, सेम एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, स्कूल एजुकेशन और डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच में कोई भी स्कीम को लेकर के समन्वय स्थापित करना, स्कूल एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, जैसे कि सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम चलाने के लिए स्कूल और पुलिस डिपार्टमेंट हो गया। तो इस प्रकार से प्रशासनिक कार्यों के बीच में उनके अंदर समन्वय स्थापित करवाते हैं। नीति निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन, नीति निर्माण, जैसे कि हमारे यहाँ पे नीति निर्माण, हम पब्लिक पॉलिसीज जो होती हैं, उद्योग को लेकर के एक नीति बनाई गई, एक नीति निर्माण की प्रक्रिया है कि औद्योगिक नीति, पर्यटन नीति, तो ये सभी नीतियां और उनका क्रियान्वयन करवाना, ये भी किसका काम होता है, मुख्यमंत्री का होता है। जैसे कि हम बोलें कि पर्यटन नीति जो राजस्थान की है, उद्योग नीति, और भी कोई नीति हो गई, कोई स्कीम हो गई, उनका अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज पर्सनल्स जो होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल किसके अंडर में आता है, हमारे स्टेट के अंदर राज्यपाल के नहीं आकर के आपके मुख्यमंत्री के अंडर में आता है। आरएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, उनकी नियुक्तियों से संबंधित जो आईएएस अधिकारी कौन से, राजस्थान कैडर वाले, एक बार उनका कैडर डिसाइड हो जाए, राजस्थान कैडर डिसाइड हो गया, उसके पश्चात और जो आरएएस अधिकारी हैं तो उनका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स लेता है, जो कि मुख्यमंत्री के अंडर में आता है, तो उनके कहने पे ही होता है। नेक्स्ट, इनके अन्य प्रशासनिक कार्य और शक्तियों की बात करें हम तो राज्य के अंदर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नोट्स में इस पे स्टार मार्क बना लेंगे, पहले भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस पॉइंट को लेकर के, और आगे आने वाली एग्जाम्स में भी पूरी संभावना बनती है कि राज्य योजना बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चेयरपर्सन होते हैं कौन, सीएम। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं सीएम। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है कौन, सीएम। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होने का मतलब होता है द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कौन करते हैं, सीएम करते हैं। आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी सरकार के बिहाफ पे कोई बड़ी अनाउंसमेंट करनी होती, कोई नीति लानी होती, कोई स्कीम लानी होती, कोई बदलाव लाना होता है कोई बड़ा, तो वो कौन करते हैं, सीएम करते हैं। तो यानी कि राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता का मतलब होता है बताने वाला, कौन होते हैं, सीएम होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के ये क्या होते हैं, राज्य के बिहाफ पे सदस्य होते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का मतलब है इंटरस्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये दो अलग अलग हैं, तो इनके क्या होते हैं, ये सदस्य होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सीएम जो होता है वो इंटरस्टेट काउंसिल का अध्यक्ष होता है, ऐसा नहीं है। इंटरस्टेट काउंसिल हो चाहे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो, उनके ये सदस्य के तौर पे कार्य करते हैं। अन्य और शक्तियों की यदि हम बात करें, कार्यों की बात करें, तो देखिए किसी आपातकालीन आपदा के समय राज्य में मुख्य प्रबंधक, क्राइसिस मैनेजर की भूमिका कौन निभाते हैं, हमारे सीएम निभाते हैं। आपने
जो है न्यूज़पेपर में या टीवी पे न्यूज़ में देखा होगा कि राज्य में अगर कहीं पे भी बाढ़ आ जाती है तो सीएम महोदय क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से दौरा करने जाते हैं। कोई भी बहुत बड़ी घटना हो जाती है, जैसे कि रिसेंट की न्यूज़ के अंदर एक सिलेंडर फटा है जोधपुर में, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की जान चली गई। तो एक वो क्या थे, बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे सीएम महोदय गए हैं। तो कोई भी ऐसी कोई बड़ी क्राइसिस वाली बात हो जाती है तो वहाँ पे क्राइसिस मैनेजर, मुख्य प्रबंधक के तौर पे कौन कार्य करते हैं, सीएम होते हैं। वो स्टेट क्राइसिस मैनेजर का रोल प्ले करते हैं। सीएम से संबंधित अब हम कुछ प्रमुख अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। यहां तक हमने सीएम के जो मुख्य अब देखिए यहां से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपसे कि राज्य के अंदर बाढ़ जैसी कोई आपदा आने के टाइम पे मुख्य रूप से कौन कार्य करता है या मुख्य प्रबंधक का रोल कौन निभाता है। ऑप्शन होंगे गवर्नर, दूसरा ऑप्शन होगा सीएम, तीसरा ऑप्शन जो होगा आईएएस अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के कलेक्टर यानी कि संबंधित क्षेत्र के कलेक्टर, या फिर राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, उनको एक ऑप्शन में दिया जाएगा। तो आंसर इसके अंदर हो जाएगा आपका सीएम इज द क्राइसिस मैनेजर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, चाहे वो आपकी इमरजेंसी नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, उसके अंदर कौन होते हैं, ये रहते हैं। अब प्रमुख अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद में आपके सबसे पहले अनुच्छेद 163 यानी कि 163वें अनुच्छेद में मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को राज्य में उपस्थित जो मंत्री परिषद है वो उनको क्या करेगा, उनके निर्णय लेने संबंधित कार्यों के अंदर क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। ये किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 164 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधानों के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इस पे क्वेश्चन आरएएस में भी पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। अनुच्छेद 164 की हम बात कर रहे हैं। 164 1A सब क्लोज 1A के अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि मंत्री परिषद कहें हम, उसकी संख्या ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से क्या नहीं होगी, एक्सीड नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी। कहने का मतलब राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है विधायकों की, 200 है, और 200 का 15% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। यानी कि अनुच्छेद 164(1)(a) के अनुसार हमारे राज्य के अंदर 30 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते राज्य मंत्री परिषद के अंदर। ये मतलब है हमारा इस अनुच्छेद का कि टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा क्या नहीं बनाए जा सकते, मंत्री नहीं बनाए जा सकते। अगर ऐसा है तो उसको विद इन 6 मंथ क्या करना होता है, संख्या को रिड्यूस करके कम करके 15% पे लाना होता है। आर्टिकल 164 1B एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ ये पूछ सकते हैं, काफी चर्चा में है, इसका अनुच्छेद पूछा जा सकता है। दल बदल कानून, दल बदल कानून ये किस में है, आर्टिकल 164 1B में, क्योंकि ये काफी टाइम से चर्चा में है। 164 2 कहता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है। ये टॉपिक हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आने वाला जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टॉपिक है उसके अंदर की सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन से संबंधित है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस विल बी टेकन अंडर द हैंड ऑफ गवर्नर, या फिर सारे के सारे जो कार्यकारी कार्य होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे, गवर्नर के नाम पे किए जाएंगे। इस प्रकार का जो वर्णन है वो कैसे किए जाएंगे, ये अनुच्छेद 166 में दिया हुआ है।
और एक बार फिर से अनुच्छेद 167 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्वों का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल खुद भी क्या कर सकता है, समय समय पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से कामकाज से संबंधित रिपोर्ट को मांग सकता है और एनुअली या कुछ भी टाइम पीरियड जिसके आधार पर रिपोर्ट देनी हो तो मुख्यमंत्री भी क्या करते हैं, राज्यपाल को सरकार के कामकाज से संबंधित क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं जो कि मुख्यमंत्री पद से संबंधित हैं, जिसमें 164 और आपका 167 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सीएम की यदि हमने बात कर ली तो एक नेक्स्ट पॉइंट जो चर्चा का बनता है इंपॉर्टेंट, वो बनता है डेप्यूटी सीएम या फिर उप मुख्यमंत्री जिनको हम बोलते हैं वो। देखिए ये कोई ऐसी संवैधानिक पोस्ट तो होती नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से पार्टी के अंदर एकजुटता बनाए रखने के लिए और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को शांत करने के लिए क्या किया जाता है, कभी कभी उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं हमारे राजस्थान के अंदर। आपको यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखनी है। सबसे पहले कि कौन कौन से उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, दूसरा कब कब बनाए गए हैं, और जो व्यक्ति जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन था। ये तीन चीजों के आधार पे आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। तो देखिए सबसे पहले टीकाराम पालीवाल जी, ये 26 मार्च 1951 से 3 मार्च 1952 और दूसरी बार ये बनाए गए, ये 2 बार बने हैं, 1 नवंबर 1952 से 1 नवंबर 1954 और दोनों ही टाइम पे इनके समय सीएम थे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के टाइम पे टीकाराम पालीवाल 2 बार क्या बने थे, डेप्यूटी सीएम बने थे। नेक्स्ट प्लेस आता है हरिशंकर भाभरा का, ये 6 अक्टूबर 1994 से 29 नवंबर 1998 और उस टाइम पे इनके टाइम पे सीएम कौन थे, बीएस शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जी जो हैं वो उस टाइम पे सीएम थे जब हरिशंकर भाभरा जो हैं डेप्यूटी सीएम बनाए गए थे इतने से इतने टाइम पीरियड के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो करंट में क्वेश्चंस का हम ट्रेंड देखते हैं, चाहे वो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड आरएसएम एसएसबी हो, चाहे वो आरपीएससी हो, ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन एक एक या 2-2 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। दैट्स वाई मैंने इस सेक्शन को भी इंक्लूड किया है ताकि आपका ये पॉइंट भी नहीं छूटे। बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल, ये दोनों को क्या किया गया था, एक साथ डेप्यूटी सीएम बनाया गया था। दोनों ही सीएम इनके टाइम पे थे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी का जो पहले एक कार्यकाल था उस दौरान पे 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए थे। कौन कौन, बनवारी लाल बैरवा और दूसरे डेप्यूटी सीएम कमला बेनीवाल जी को बनाया गया था 25 जनवरी 2003 से 8 दिसंबर 2003 तक। ये इंपॉर्टेंट है। और अशोक गहलोत जी के ही नेक्स्ट कार्यकाल के दौरान जो कि अभी करंट वाला है, सचिन पायलट जी को 17 दिसंबर 2018 से 14 जुलाई 2020 तक क्या किया गया था, डेप्यूटी सीएम बनाया गया था। ये करंट की बात है, ये आपको याद रहेगी वैसे भी कि सचिन पायलट जी को अभी क्या किया गया था, उप मुख्यमंत्री बनाया गया था या डेप्यूटी सीएम बनाया गया था। बाकी इन चारों के नाम कि किन किन को बनाया गया था आप नहीं भूलें, उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई है। आई होप आप इसको पसंद करेंगे। ट्रिक है कि कमला ने, एक बार हम इसको देखें, ट्रिक है कि कमला ने हरिशंकर को लाल टीका लगाया, तो कमला से कमला बेनीवाल, हरिशंकर भाभरा और टीकाराम पालीवाल और लाल से बनवारी लाल बैरवा। ये 4 नाम आपको याद रखने के लिए, कमला ने
कमला जी जो हैं उन्होंने हरिशंकर, शंकर भगवान जी को हम जैसे कि पूजा अर्चना करते हैं तो टीका लगाते हैं, इस तरीके से याद कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा। हरिशंकर को कैसा टीका लगाया? लाल टीका लगाया। लाल से जो है बनवारी लाल बैरवा और टीका से टीकाराम पालीवाल। और फिफ्थ वन जो है सचिन पायलट जी, करंट का ही मुद्दा है इसलिए आपको याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पड़ाव है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद की जो हम बात कर रहे थे। सीएम जो होते हैं वो मुखिया होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के वो क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। और मंत्री परिषद का जो अपॉइंटमेंट अनुच्छेद 164 में हमने देखा था, अनुच्छेद 164 का आपका 1A सब सेक्शन 1A क्या कहता है? 15% से ज्यादा नहीं हो, तो इसमें इसका वर्णन किया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन यदि आता है कि राज्य के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद का निर्माण से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 164 यदि ओवरऑल सिर्फ पूछ रखा है, सब सेक्शंस के साथ में पूछ रखा है, तो 164 1A से संबंधित ये प्रावधान है। नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? अगेन राज्यपाल करते हैं, लेकिन ये राज्यपाल किसके कहने पे करते हैं? ये वाली नियुक्ति सीएम के कहने पे करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कौन कौन से टाइप के मिनिस्टर्स आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर राज्य मंत्री होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर आपके स्टेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, उनको सहायता करते हैं, उनके अंडर में होते हैं, उनसे नीचे की है। तो ये क्या है? एक तरीके से हम हिरार्की के आधार पे बता सकते हैं। सबसे ऊंचे जो मिनिस्टर पोस्ट होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट होती है। शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। अब बात करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कार्यों में या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज या उत्तरदायित्व के बारे में, तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली तो है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग या सामूहिक उत्तरदायित्व इसको बोलते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए इसका मतलब ये होता है कि एक आपने प्रमुख रूप से एक कहावत सुनी होगी या अभी तक जब भी पढ़ा होगा कि एक जो मंत्री होता है यदि उसका बिल पास नहीं होता है तो फिर सभी मंत्रियों को इस्तीफे देने होते हैं। तो एक अगर डूबता है तो वो बाकी सबको भी ले डूबता है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी एमएलए जिसको क्या बनाया गया है? मिनिस्टर बनाया गया है, और इस मिनिस्टर के द्वारा लाया गया कोई बिल यानी कि विधेयक यदि विधानसभा में पास नहीं हो, मंत्री के द्वारा लाया गया कोई विधेयक विधानसभा में पास नहीं होता है, तो उस कंडीशन के अंदर पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपने इस्तीफे देने होते हैं। क्योंकि विधेयक पास होना नहीं होना मंत्री का ये इंडिकेट करता है कि जो सरकार है वो अपना बहुमत खो चुकी है और उसको फिर से अपना बहुमत दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है। इसके लिए फ्लोर टेस्ट होता है, बाकी होते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अन्य टूल होते हैं। उसमें नहीं जाकर के आप इस शब्द का मीनिंग समझेंगे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा? एक के ऊपर ही सबकी क्या है? सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि कोई मिनिस्टर बिल लेके आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ में बाकी सबकी भी जिम्मेदारी, क्योंकि वो बिल पास नहीं होने का मतलब सबको इस्तीफे देने पड़ेंगे, सबकी पोस्ट जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। इंडिविजुअल लेवल पे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कार्य असंतुष्ट पर सीएम की सलाह पे राज्यपाल पद से हटा सकते हैं। ये इंडिविजुअली होता है। अगर किसी भी मिनिस्टर के कार्य से चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री असंतुष्ट हैं तो वो सिफारिश करेंगे राज्यपाल से कि आप इस मिनिस्टर को, पहले तो वो खुद ही कहेंगे मिनिस्टर से पद छोड़ने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो संवैधानिक तरीका ये होता है कि सीएम जो है वो राज्यपाल को सलाह देंगे
उससे पद से हटाने की, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहे थे, राज्यपाल। किसके कहने पे कर रहे थे, सीएम के। तो सीएम के कहने पे राज्यपाल ने अपॉइंटमेंट किया था, तो उसी तरीके से असंतुष्ट होने पर उसके कार्य से सीएम के कहने पे ही राज्यपाल उनको पद से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे एक अकेला मंत्री जाएगा, ना कि इसकी तरह से सभी जाएंगे। तो इसलिए ये हो गई इंडिविजुअल या एकल उत्तरदायित्व है, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जो मीनिंग है उसको समझने में बहुत बार बच्चे जो है भ्रमित हो जाते हैं कि नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाती हूँ। कोई भी विधेयक कोई मिनिस्टर जो साहब हैं वो लेकर के आए हैं, मिनिस्टर ए लेकर के आए, और ये जो बिल है, विधेयक है, ये पास हो गया। पास होने के बाद में ये राज्यपाल के पास में जाएगा, और राज्यपाल ने इस पे साइन करके क्या कर दिए, एक्ट बना दिया। अब इस एक्ट को फिर से इस मिनिस्टर के द्वारा काउंटर साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही वो लेकर के आए थे, इंट्रोड्यूस किया था, बिल को पास करवाया था, लेकिन एक बार राज्यपाल के द्वारा इस पे साइन होकर के एक्ट बन जाता है तो फिर से इसके ऊपर उस पर्टिकुलर मिनिस्टर के साइन की कोई जरूरत नहीं होती है, उनकी कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सारा जो काम होता है वो हमारे एग्जीक्यूटिव जो भी फाइनल कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो इसी को कहते हैं नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। राज्यपाल के साइन के बाद एक्ट पर संबंधित मिनिस्टर कौन से, जो उस विधेयक को लेकर के आए थे, वो उनका साइन करना क्या नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। इसी को ही हम बोलते हैं नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इनके अलावा जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो और कौन से कार्य करती है, एक तो नीति निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता निभाती है। जो प्रमुख आइडिया मान लो भले ही सीएम ने दिया हो, लेकिन ओवरऑल उसके ऊपर नीति निर्माण की प्रक्रिया में पूरे के पूरे मंत्रिमंडल का हाथ होता है। विधानसभा में प्रश्नों का उत्तर देना, भले ही वो प्रश्न विपक्ष के द्वारा पूछे गए हों या सत्ताधारी पार्टी के भी किसी विधायक के द्वारा पूछे गए हों, या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होता है, तो उनका सरकार ने जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कामकाज किया है उसके आधार पे विधानसभा में उन प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं, मंत्री देते हैं, संबंधित विभागों के मंत्री देते हैं। कानून निर्माण, ऑब्वियस सी बात है कि ये एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेचर का एक ही काम एक्स्ट्रा ये भी होता है लॉ बनाना, यानी कि एक्ट बनाना, कानून बनाना, कानून निर्माण की प्रक्रिया। राज्यपाल को सलाह देना, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अनुच्छेद 163 के तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, आर्टिकल 163 के तहत क्या करती है, राज्यपाल को सलाह देती है। बजट का निर्धारण एवं निर्माण, यानी कि बजट बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको देखना, उसको निर्माण, ये जो पूरा बजट होता है ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। इसमें सभी विभागों के द्वारा दिए हुए इनपुट, उनके द्वारा जो डिमांड्स लाई जाती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो सभी विभागों के जो संबंधित मंत्री होते हैं, जो कि हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अंग हैं, वो सभी मिलकर के क्या करते हैं, बजट प्रक्रिया करते हैं पूरी, और एक बजट का निर्माण करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में जाना, उनकी नियुक्ति, उनके कार्यों के बारे में जाना। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी आपके सामने और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और इसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस की क्लास भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ताकि आपको एक और अच्छी बेहतरीन क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि क्वेश्चंस करते हैं तो एक तरीके से इनका रिवीजन ही हो जाता है। सो थैंक यू सो मच।